सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के लेक्चर नंबर सेकंड में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव टॉपिक के ऊपर। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए कुछ ऊटपटांग हरकतें तो हमको करनी पड़ेंगी। उस ऊटपटांग हरकत करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम बना लिया है, यानी कि कुछ चीज़ों को लिख कर रख लिया है इस तरीके से। अब इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से विद्युत विभव को हम निकालेंगे। तो देखो, हमने क्या माना कि हमारे पास में यहाँ एक बिंदु O है, उस पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव निकालना होगा। अब देखो, हमने बात करा था कि जो विद्युत विभव होता है वो विद्युत क्षेत्र के भीतर ही आप निकालोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनंत से अगर हम प्लस क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे तो उसको भीतर लाने में जो कार्य होता था तभी तो विद्युत विभव कहलाता था। अगर हम उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर ही ना लेके आएंगे तो कार्य कैसा होगा भाई? कार्य ही कैसा होगा? कुछ नहीं होगा कार्य। इसका मतलब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, तभी तो विभव लेकर आ पा रहे हैं यहाँ पर। तो कंसेप्ट से चलेंगे, कंसेप्ट से अलग नहीं है कुछ भी चीजें। ठीक है, तो देखो यहां पर बिंदु पी स्थित है। अच्छा, हमने क्या बोला था कि अनंत से हम जब किसी आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे तब उस पर कार्य ही विभव कहलाता था। तो हमने क्या किया कि यहाँ अनंत है, ये हमारा अनंत है, इस अनंत पर हमने एक प्लस क्यू नॉट आवेश मान लिया कि क्यू नॉट आवेश है। अब इस क्यू नॉट आवेश को अगर मैं क्या करूं, यहां से मुझे इस बिंदु पी तक लाना है, उससे इस प्लस क्यू नॉट आवेश को अगर अनंत से पी तक लाने में जो कार्य ज्ञात कर लूंगा वही इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये क्या समझा कि इस बिंदु, ये जो हमारा पी है, इस पी बिंदु से जो अनंत तक की दूरी है उस दूरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। समझो जैसे कोई 10 मीटर की दूरी है, हमने क्या किया, 10 मीटर एक एक मीटर के उस पर टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब ये मत कहना ये कितने हैं, गिने गिने नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हैं, 9 और 10। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर के टुकड़े हो गए। और करना चाहते हो और कर लो। ठीक है, मतलब हमने टुकड़ों में बांट लिया इस ये जो पी से लेकर जो अनंत तक की दूरी, ओ से नहीं बांटेंगे, पी से बांटेंगे, क्योंकि हमको जो विद्युत विभव ज्ञात करना वो पी पर ज्ञात करना। इसलिए हम जहाँ पर जो दूरी को बांटेंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बांटेंगे। तो हमने जिन दूरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया तो वहां पर हमने दो बिंदु देखे। दो बिंदु कौन से? एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी थी वो dx थी। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु ए से बी तक लाने में कोई कार्य ज्ञात कर लें कि कितना कार्य हो रहा है, तो उसका अर्थ ये होगा कि उन छोटे छोटे बीच के जो दूरियां हैं उन दूरियों के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, जिससे हमको इस पूरी दूरी के लिए कार्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार और समझते हैं। अगर ये क्या है, छोटी छोटी दूरियों में विभक्त है। ठीक है, इस एक दूरी के लिए अगर हम कार्य ज्ञात कर लेते हैं कि क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु ए से बी तक लाने में कितना कार्य हो रहा है, तो वो जो कार्य होगा इस छोटी दूरी के लिए होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक होता है हमारा अवकलन, एक होता है हमारा समाकलन। ठीक है, अगर हम अवकलन की बात करते हैं तो किसी छोटी दूरियों की बात करते हैं, और यदि हमको इन छोटी दूरियों को किसी बड़े पैमाने तक ज्ञात करना हो, जैसे कि इस बिंदु ए से बी तक, तो हम क्या करते हैं, इसका ही समाकलन कर देते हैं। जैसे इसकी यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है, इसका यहाँ पे अवकलन है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमको मिलता है क्या है, हमको इस पूरी दूरी का, मतलब इस पूरी दूरी का जो चीज़ हम निकाल रहे थे वो वैल्यू पता चल जाती है। अर्थात अगर हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच कार्य पता चल जाए, उसका समाकलन करके हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, जितने हमको आवेश लेकर आना है यहाँ पर, उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसे।
तो इसकी हिंदी यहाँ पे मैंने लिख दी है। क्या लिखेंगे हम शुरुआत में इस टॉपिक में कि माना कि बिंदु आवेश है प्लस क्यू है जो बिंदु O पर रखा है तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ से इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है जिसकी हमने बात करी थी। इसके लिए हमने क्या किया, प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में कार्य ज्ञात करना होगा। तब इसके लिए हमने क्या किया कि अनंत से P तक की जो दूरी थी उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया। तब हमने माना कि जो dx दूरी है यहाँ पर A और B के बीच की दूरी, इन dx दूरी पर दो बिंदु A और B स्थित है, A और B स्थित है तथा बिंदु A की O से दूरी x है, यानी बिंदु O से A तक की दूरी x है। अब आगे क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे कि ये जो आपका बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके कारण ये जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। उस बल के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तब यदि क्या लिखेंगे, यदि प्लस क्यू नॉट आवेश A पर हो तो O पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल क्यों नहीं कह रहे हैं। देखो यार, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है यानी धनात्मक है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश यानी ये धनात्मक है। तो धनात्मक आवेशों के बीच में हमेशा क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके बारे में हम चैप्टर 1 की वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, कूलाम के नियम पे आएंगे, कितना होता था 1/4πε0, कितना है Q, ये कितना है Q नॉट, बीच की दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की x, भाई A पर ही तो है क्यू नॉट आवेश, तो O से और O पर रखा है प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण इस पे बल लग रहा है, कितना आएगा x², ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो चूंकि बल एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी हमको दिखानी पड़ेगी। दिशा क्या होगी, अब देखो दो धनात्मक आवेश है, देखो कूलाम के नियम से जो वैल्यू आती थी सेम आती थी, लेकिन डायरेक्शन जो होती थी आकर्षण है या प्रतिकर्षण बल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी। तो यहाँ जो दिशा आएगी इस बिंदु पर, इस आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, यानी P से A की तरफ लिख सकते हैं, दिशा PA की ओर, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको इक्वेशन में फर्स्ट माना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो F है ना, नीचे लिखेंगे इसी के नीचे कि P जो है वो परिवर्तनशील है, मतलब इसका मान बदल सकता है। क्यों बदल सकता है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कि P से लेकर अनंत पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब देखो अनंत पर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने ये मान लिया कि चलो बिंदु A पर रखा है, हमने ये मान लिया, तो हमने माना है ये, समझ रहे हो। ये बिंदु आगे भी पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे मतलब तो आगे पीछे कहीं हो सकता है, आगे पीछे किसी जगह स्थित हो सकता है। इसी वजह से x की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। अगर a बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ होता तो x की वैल्यू कुछ कम हो जाती, यहाँ ना होगा थोड़ा आगे होता तो x वैल्यू बढ़ जाती, तो उसकी वजह से जो f है उसका मान परिवर्तित हो जाता। तो f कैसा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो अब चूंकि f यहाँ पर परिवर्तनशील है और हमारे पास में बल आ चुका है, तो क्या हम कार्य निकाल सकते हैं, a से लेकर b तक लाने का जो कार्य होता था, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो कार्य होता था वर्क, क्या होता था, बल गुणा विस्थापन, तो इसके बीच का विस्थापन कितना dx, बल हमने निकाल लिया तो कार्य हम निकाल सकते हैं। चलो कार्य क्या होगा देखते हैं। तो इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लेना है। तो देखो क्या निकालेंगे, f परिवर्तनशील था, तब Q नॉट आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा। अब चूंकि ये छोटी दूरी चलेगा, आवेश एक छोटी दूरी चलेगा, इस वजह से जो कार्य होगा वो भी छोटा होगा, यानी dw होगा। तो वो कार्य कितना होगा, बल और इस दूरी का अदिश गुणनफल, ठीक है। तो अब कैसे अदिश गुणनफल को खोलेंगे हम, देखो f dx cos थीटा। अब थीटा क्या होगा, इस Q नॉट आवेश, मतलब ये जो Q नॉट आवेश पर बल लग रहा है F, ये जो F बल लग रहा है यहाँ Q नॉट पर बिंदु A पर जो स्थित है उस पर बल, और आप उसको किस दिशा में लेकर आ रहे हो,
उनके बीच की जो एंगल होगा वही हमारा थीटा कहलाएगा। यानी जैसे देखो बल लग रहा है इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में, और आप इस आवेश को किधर लेकर आ रहे हो, इस दिशा में लेके आ रहे हो। भाई बल आपने इस दिशा में लगाया ऐसे करके, और आप इसी ये जो आवेश है उसको किधर ला रहे हो, इस दिशा में ला रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में ला रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अरे भाई कोई चीज़ ऐसे इधर जा रही है, आप उसको इधर खींच के ला रहे हो, तो एंगल कितना हो जाएगा, उल्टा, यानी 180 डिग्री तो हो गया। इधर जा रही थी, इधर खींच के ले आई, तो पूरा पूरा वो किधर घूम गया, यहाँ से इस तरीके से पूरा घूम गया, यानी 180 डिग्री उसका माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ पर हम जो थीटा की वैल्यू रखेंगे, कितनी रखेंगे, 180 डिग्री। अब cos 180 का वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ कमेंट करके मुझे। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, FTX -1, ठीक है। अब इसका अगर यहाँ गुणा करोगे -FDX, इस तरीके से दर्शा भी सकते हो कि cos 180 डिग्री बराबर -1, ठीक है। ठीक है, तो DW वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम F का मान रख देंगे, तब लिखेंगे F का मान, या इससे पहले एक काम करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं क्योंकि फिर खोलना पड़ेगा हमको। तो इस पर लिख देते हैं यहाँ पर कि तब, अब चूंकि ये जो कार्य आया है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक है, लेकिन इस बिंदु से मुझे इस बिंदु तक लाना होगा, तो मैं क्या करूँ, इन सभी छोटी छोटी दूरियों के लिए जो कार्य आया होगा उसका समाकलन कर दूँ, उन सबको जोड़ दूंगा। उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। तब लिखेंगे कि तब Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से P तक जब हम कार्य को लेकर आएंगे तो क्या होगा, उसका समाकलन कर देंगे। तो देखो इधर भी समाकलन करेंगे DW की तरफ, तो DW की तरफ समाकलन करोगे तो D से समाकलन कट जाएगा तो केवल W बचेगा। इधर समाकलन करोगे तो -FDX, सही है। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बचेगा FDX। अब क्या करेंगे, F की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो F की जो वैल्यू आई थी उसे पुट कर देंगे। तब लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि तब F का मान रखने पर, तो F का मान जब यहाँ रखेंगे तो देखो क्या आएगा, W = माइनस बाहर है, कितना आया था, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में x² इंटू क्या लिखा हुआ है, dx, तो dx आ गया, सही है। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट जो चीज़ होगी, जो नियत होगी, उसको बाहर ले लेंगे। तो देखो Q और Q0 दोनों का मान फिक्स है, क्योंकि देखो जब Q की वैल्यू फिक्स है, उसका मान नियत है, तभी तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो नियत होगा, तभी तो हम इस बिंदु P को एक तरीके से फिक्स प्रदर्शित कर पा रहा है। अगर मान के चलो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती तो कहाँ से आप बोल सकते थे कि विद्युत क्षेत्र आगे या पीछे किस जगह पर है। तो एक तरीके से जो आवेश है वो हमने इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत हम निकालने की डेरिवेशन में पहले ही मान के रखे हैं, मान चुके हैं उस चीज़ को, तो ये नियत होगा। और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, तो ये भी नियत होगा। तो दोनों चीज़ें नियत हैं, तो क्या आएगा, Q0 अपॉन में 4πε0, ये दोनों कॉन्स्टेंट होता है, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, 1 अपॉन में x²। अब x यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, नियत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ए बिंदु हमने बोला कि अनंत पर स्थित है, लेकिन अनंत पर तो कई सारे बिंदु हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ए ही हो, वो आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो जब वो आगे पीछे हो सकता है तो x की दूरी भी तो कम ज़्यादा हो सकती है ना, तो उस वजह से x की वैल्यू नियत नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है यहाँ पर इनकी लिमिट लगाने की। क्यों, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं निश्चित समाकलन है। तो देखो हमारा जो आवेश है वो अनंत पर रखा हुआ है, बिंदु ए पर रखा हुआ है, लेकिन बिंदु ए कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ी दूरी, मतलब इतनी दूर कि आप उसको नाप नहीं सकते, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी दूरी पर है, बहुत दूर है, उसको नाप नहीं सकते आप। तो जब आप उसको नाप नहीं सकते तो उसको कैसे लिख देंगे, एज इट इज अनंत, ठीक है। और कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु P तक। अब इस बिंदु P तक ला रहे हैं तो इस बिंदु P पर दूरी का क्या मान है, R मान है, क्योंकि देखो रेफरेंस यानी जो संदर्भ बिंदु है वो हमारा O है, संदर्भ बिंदु O है, तो O से ही तो दूरी को नापोगे कि P है, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख दोगे, R। बात समझ में आ गई, यहाँ कितना रख दोगे, R। तो अच्छा अब देखो, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ सकती है कि हमने x क्यों नहीं लिया। तो देखो x हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो आप बोल सकते हो कि रेफरेंस बिंदु जो हमारा जो संदर्भ बिंदु O है, और O की वजह से हम बिंदु P की दूरी R को जो उच्च सीमा होती है, अपर लिमिट होती है, उसकी तरह यहाँ पर
प्रयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो हमने x को भी तो हम निम्न सीमा या फिर लोअर लिमिट की तरह यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? हमने क्या बताया कि जो x है वो परिवर्तनशील है, जो f परिवर्तनशीलता किस वजह से कि x परिवर्तनशील है, x की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। जब x की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, जब हमको यही नहीं पता कि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु जहाँ Q0 रखा हुआ है वो किस जगह पर है, तो आप कैसे कह सकते हो कि निम्न सीमा x है? नहीं हो सकती निम्न सीमा x, ठीक है। यानी निम्न सीमा अनंत ही होगी। अनंत का मतलब जिसको हम नाप नहीं सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अनंत लिया है, यानी निम्न सीमा अनंत और उच्च सीमा r हो गई। w बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4πε0, ठीक है, अनंत से लेके r। तो 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻², इसको dx, ठीक है। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो हमारे पास में x⁻² है, तो आपने जब इंटीग्रेशन किया होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पड़ा होगा कि इंटीग्रेशन x⁻n dx। तो ये क्या होता था कि x की जो पावर होती थी उसमें एक जुड़ जाता था, डिवाइड में एक और जुड़ जाता था, ऐसे करके फॉर्मूला हमारा बन के आता था हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से। जब इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो x की पावर क्या होगी -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट क्या है इसकी? अनंत से लेकर r, सही है। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इस फॉर्मूले को इसके साइड में दिखा देंगे, और उसके बाद देखिए w = -q0 4πε0। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -1 और -1, ठीक है। ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पे अनंत, और यहाँ पे ये जो -1 है ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, यानी प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी q0 अपॉन में 4πε0, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, x इनवर्स और r और अनंत। अब देखो q0 अपॉन में 4πε0, x इनवर्स को मैं 1 अपॉन में x लिख सकता हूँ, और इसकी जो लिमिट होगी अनंत से लेके r तक। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो लिमिट की वैल्यू है, जो लिमिट है उसको पुट कर देंगे इसमें, और फिर आंसर निकालेंगे। तो देखो w = क्या है, q0 अपॉन में 4πε0। अब देखो क्या होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/x की, यानी x की जगह पर एक बार r लिखोगे, माइनस एक जगह अनंत लिखोगे, तो 1 अपॉन में अनंत। बस क्या करना है, x की जगह पहले r फिर अनंत, इस तरीके से पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे जो 1 अपॉन अनंत की मान है वो 0 होता है हमेशा, ध्यान रखेंगे कि 1 बटे अनंत ये जो मान होता है हमेशा 0 आता है। इसका मतलब जब ये 0 आएगा तो q अपॉन में q0 4πε0 1 अपॉन में r, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो 1 अपॉन में 4πε0 इंटू q0 अपॉन में r। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया कार्य, यानी कि q0 आवेश को आप अगर बिंदु A से P बिंदु तक लेकर आ रहे हो तो इतना आपको कार्य करना होगा। लेकिन ये तो आया है कार्य, लेकिन हमको निकालना क्या है, विभव। तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि विभव, ऐसे लिखो कि तब विद्युत विभव, तब विद्युत विभव, ठीक है। तो विद्युत विभव कितना आएगा हमारा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता था v बराबर w अपॉन में q0, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से w का मान रखने पर, तो w का मान यहाँ रख देंगे हम, तो v बराबर क्या आएगा 1 अपॉन में 4πε0 और क्या था q0 अपॉन में r, ये था इंटू हो जाएगा 1 अपॉन में q0, ये वाला जो है, ठीक है। तो q0 से q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमको फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा, कितना मिलेगा विभव का, v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 अपॉन में 4πε0 q अपॉन में r। तो ये आएगा हमारा बिंदु P पर जो विभव आएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ एक आवेश रखा है q और मुझे इससे r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, 1 अपॉन में 4πε0 जो कांस्टेंट होता है वो, जितना आवेश रखा हुआ है वो,
और उससे कितनी दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना, उससे भाग दे देना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा विभव। तो चूंकि हम पढ़ते आ रहे थे कि जो विभव हमारा अदिश राशि होती है, तो यहाँ पर भी जो v है वो हमारा अदिश राशि है, ठीक है, यानी इसका कोई सदिश रूप नहीं निकलेगा, ये एक अदिश राशि ही रहेगा। यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चलती है, हम नोट करके लिखना है इस चीज़ को कि v व्युत्क्रमानुपाती होता है r के, यानी v व्युत्क्रमानुपाती है r की। मतलब कि अगर r का मान बढ़ेगा तो v का मान घटेगा। सही है, देखो आप खुद कि अगर आप r की जगह रखते हो 1, तो जैसे अगर आपके पास एक फॉर्मूला है v बराबर इस 1/4π को कांस्टेंट मान लेते हैं, अपन k मान लेते हैं, केवल मान लेते हैं, ठीक है, q/r। तो अगर मैं बोलूँ कि r की जगह आप 1 रख दो तो v बराबर क्या आएगा, k इंटू क्यू। सही है, अभी हम बात कर रहे हैं, केवल एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं r की जगह 10 रख दूँ तो v बराबर k/q/10। अब एक बात बताओ कि k/q में अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो मान कुछ कम हो जाएगा। जब उसका मान कम हो जाएगा तो मान के चलो ये v 1 था और ये v 10 है। अगर r की जगह मैंने 1 रखा तो v1 मान लिया, और r की जगह मैंने 10 रखा तो v10 मान लिया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो v1 होगा वो बड़ा होगा v10 से, यानी r का मान आप जितना बढ़ाते जाओगे उसकी वजह से जो विभव होगा वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमने जस्ट एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा कि जो v है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के, यानी अगर आप r का मान बढ़ाते जाओगे तो v का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो, ये फॉर्मूला आपने उतार लिया होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, 1/4πε0 q/r इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास में। तो देखो हमने क्या बोला, नोट पॉइंट करके आप लिखोगे कि v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r के। तो इसकी अगर पहली कंडीशन देखो, तो अगर r की वैल्यू आप बढ़ाते हो, r का मान बढ़ाते हो तो v का मान घटेगा। उसी तरीके से अगर r का मान आप घटाते हो तो v का मान बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती चलेंगे। समझ में आ गई बात। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी बिंदु जहाँ पर आवेश रखा हुआ है उससे जितनी दूरी पर विभव ज्ञात करोगे वो उतना ही कम होता जाएगा, और जितना उस आवेश के पास विभव ज्ञात करोगे वो उतना ही अधिक होता जाएगा। समझ में आई बात। वहीं एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आप जब v यानी कि हमारा जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है। जब ये एक अदिश राशि है अर्थात इसका जो मान होगा, इसकी वैल्यू जब आप किसी न्यूमेरिकल में या कहीं पे आगे डेरिवेशन करोगे, वहाँ पुट करोगे तो चिन्ह के साथ पुट करोगे। जैसे यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, ये जो डेरिवेशन आई है कहीं पे माइनस का चिन्ह नहीं है, लेकिन कहीं डेरिवेशन करने में अगर वो माइनस का साइन आता है तो आप v का जो मान होगा ना वो चिन्ह सहित रखोगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी जो विद्युत विभव होगा उसका मान सूत्र में रखोगे तो चिन्ह के सहित रखोगे। जैसे अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कहीं पे कोई वैल्यू दे रखी है डेरिवेशन वगैरह में कि v की वैल्यू भाई साहब नेगेटिव है या v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको इन चिन्हों के सहित ही उसे इस फॉर्मूले में रखना होगा। ठीक है, इस चिन्हों के सहित इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने किसी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे कोई अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।